जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारा एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास एक मॉडल पेपर है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, उसके आंसर्स आपको बताऊंगा। आई होप आप वीडियो को पसंद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हम पेपर 1 को सॉल्व करेंगे जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो ड्रिल से रिलेटेड होते हैं। तो पहला वाला हमारा क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स या फिर हम किसी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, सावधान पोजीशन में पंजों के बीच की दूरी कितने डिग्री की होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावधान में, तो सावधान में हमारे पंजों के बीच की दूरी होती है 30 डिग्री। बिल्कुल 30 डिग्री बहुत सटीक आंसर है इसका। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड वाले क्वेश्चन की। विश्राम पोजीशन में एडी से एडी की दूरी कितने इंच और पंजों से पंजों की दूरी कितने इंच होती है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता चल गया 12 इंच होती है हमारी एडी से एडी की, और जो हमारे पंजे होते हैं उससे होती है हमारी 18 से 18 इंच। ओके, 18 इंच की होती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गर्ल्स एनसीसी यूनिट 1 मिनट में कितने कदम चलती है। देखिए डैश कितने कदम चलती है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और स्पेशली जो गर्ल्स है उनको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो 110 कदम चलती है। ठीक है, 1 मिनट में 110 चलती है। यही कदम बॉयज़ के लिए अलग होगा। ओके, अब बात करते हैं धीरे चल में अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धीरे चल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। जी हाँ, बिल्कुल आप इस बात की ध्यान रखिए, 30 इंच होती है धीरे चल जब हम चलते हैं उसमें। द लेंथ ऑफ अ स्टेप इन स्लो मार्च। ओके, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खुली लाइन में अगली लाइन से पिछली लाइन का फासला कितने कदम का होता है। हाँ जी बिल्कुल, खुली लाइन निकट लाइन ये आपको पता होगा। तो इसमें हमारे कितने कदम का फासला होता है, 5 कदम का। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है डेफिनेशन, परिभाषा लिखनी है हमें इसमें। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगे आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका पहला वाला जो प्रश्न है वो है दाहिना दर्शक। दाहिना दर्शक क्या होता है, इसकी हमें परिभाषा लिखनी है। तो ध्यान से पढ़िए। 3 लाइन में दाहिने दर्शक सबसे अगला दाहिने खड़ा होता है, इस कार्यवाही को दाहिना दर्शक कहते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। 3 लाइन में दाहिना दर्शक सबसे अगला दाहिना खड़ा होता है, इस कार्यवाही को दाहिना दर्शक कहते हैं। यानी कि दर्शक है, आपको इस बात का बिल्कुल पता चल रहा है। ओके, अब बात करते हैं अगले वाले डेफिनेशन का। खुली लाइन चल। खुली लाइन चल को क्या होता है, जब हम परेड में वीआईपी को निरीक्षण करना हो खुली लाइन की कार्रवाई किया जाता है। यानी कि समझ गया, जब भी कोई वीआईपी होता है हमें उसकी खुली लाइन को खोलना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं अगले वाले प्रश्न का। कदवार एक लाइन 1, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कदवार एक लाइन 1, जैसे कि आप देख सकते हैं कदवार एक लाइन 1, इसका क्या है, जब हम परेड में कैडेट को लंबा दाहिना छोटा बाएं करके एक लाइन में खड़ा करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल डेफिनेटली समझाऊंगा। ओके, अगला जो हमारा है वो है फाइल। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइल का तब जब एक जवान आगे खड़ा होता है और उसके पीछे बाकी जवान खड़े होते हैं, इस कार्यवाही को फाइल कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कितने अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं लाइन। लाइन क्या होता है, तो आपको सिंपल सा पता होगा, जब जवान दाहिनी तरफ खड़ा होता है बाकी जवान उसके बाएँ 40 या 50 जवान खड़े होते हैं, तो इस कार्यवाही को लाइन कहते हैं। हाँ, इस बात को आप समझ गए। जब हमारे एक लाइन को बोलेंगे तो हमारे दाहिने बाएं जो भी खड़े रहेंगे सबकी सब एक लाइन होगी, और जब तीन टीम में जब सब एक के पीछे खड़े रहेंगे वो सब क्या होगी, फाइल होगी। ये अंतर होता है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लाइन और फाइल में। वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, जो है व्हाट इज़ द एम ऑफ ड्रिल। ड्रिल का क्या उद्देश्य है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। मैंने भी इसे कई सारे पेपर्स में देखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिल के उद्देश्य निम्न प्रकार है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला है, टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लीकेट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स। यानी कि आप क्या समझे, प्रशिक्षण में आज्ञाकारिता की भावना को पैदा करना है। यानी कि जब हम भी कोई भी रूल्स फॉलो करते हैं ना, तो हमारा माइंड ट्रेन होता है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए। बी वाला जो पॉइंट है वो है स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्न आउट। जी हाँ बिल्कुल, शरीर में फुर्ती लाना, ठीक ढंग से कपड़ा पहनना, ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। थर्ड वाला क्या है, आत्मबल बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कह सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। मिलजुल कर कार्य करना, वर्क टुगेदर, टीम वर्क कह सकते हैं हम। अनुशासन तथा शरीर और दिमाग के तालमेल में सुदृढ़ता करना, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा है। जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन माइंड एंड बॉडी, उसको काफ़ी इंक्रीज कर देता है, बहुत बढ़िया है।
ये था हमारा पहला पेपर जिसमें हमारे ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। जो दूसरा पेपर होता है उसमें आप देख सकते हैं वेपन ट्रेनिंग और फायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम भी बारीकी से समझेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वाला प्रश्न है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक, जिसमें समय द सिस्टम ऑफ ऑपरेशन इन SLR एंड 5.56 mm इंसास राइफल इज, यानी कि क्या है यहाँ पे सिस्टम, किस तरह का सिस्टम होता है गन लोड करने का। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ लोडिंग करके हमारा होता है सेल्फ लोडिंग, तो आपका SLR का फुल फॉर्म में सेल्फ लोडिंग राइफल होता है, उसी तरह से सेल्फ लोडिंग होती है बिल्कुल। अब बात करें सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स की। ड्यूरिंग फायरिंग द वेटिंग डिटेल इज डैश यार्ड्स फ्रॉम फायरिंग बट, यानी कि जो फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से कितने गज की दूरी पे होती है, यानी कि 25 गज। ये आपको पता है .22 राइफल की हमारी जो रेंज है वो 25 गज है, यानी कि 23.2 समथिंग ऐसी कुछ है, वो है मीटर में। ओके, अब बात करते हैं थर्ड वाले की, सी वाले की। द इफेक्टिव रेंज ऑफ SLR इज, ओके ये बिल्कुल काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 300 गज हमारी SLR की क्या होती है, रेंज होती है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड वाले की, फोर्थ वाले की। द कैपेसिटी ऑफ मैगजीन ऑफ LMG इज, LMG में कितने राउंड की कैपेसिटी होती है, तो ये 30 राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे। जो लाइट मशीन गन होती है उसकी बात चल रही है बिल्कुल। अब बात करते हैं द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.566 mm इंसास राइफल, मतलब इंसास राइफल है उसकी क्या रेंज है इफेक्टिव, जो पे काफ़ी अच्छे से हम शूट कर सकें, यानी कि 400 मीटर, यानी कि काफ़ी अच्छी लंबी रेंज होती है, काफ़ी अच्छी रेंज होती है, जैसे कि हम यहाँ को देख सकते हैं फिफ्थ वाले का। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ फायरिंग इज कंडक्टेड बाय NCC, NCC के द्वारा किस तरह की फायरिंग कंडक्ट की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें NCC में कैडेटों को फायरिंग निम्नलिखित तरीकों से कराई जाती है। सबसे पहली हमारी ये ग्रुप फायर, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप फायर। सेकेंड नंबर है एप्लीकेशन फायर। थर्ड वाली है स्नैप शूटिंग। देखिए ये बिल्कुल काम की बात है, सिर्फ 3 तरह की फायरिंग कराई जाती है हमारे इसमें। ग्रुप फायरिंग, सिर्फ 3 तरह की फायरिंग कराई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप फायरिंग, एप्लीकेशन फायरिंग, स्नैप शूटिंग। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6। राइफल के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, है ना। देखिए ये तो आपको मैं कुछ कॉमन नाम बताऊंगा, वो तो सभी गन्स में होते हैं, सभी वेपन्स में होते हैं। तो जैसे कि हमारा हो गया बट, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, बैरल, फोरसाइट, बैक साइड, ये कुछ मतलब इसमें से 5-6 से जो बिल्कुल कॉमन है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वॉट आर द रीजन्स फॉर एस ओपजेस इन अ राइफल, यानी कि जब भी हमारी किन कारणों से राइफल में रुकावट आती है, राइफल में कुछ खराबी आ जाती है, कभी राइफल में कभी खराबी आ जाती है, कभी गन अटक जाती है, बुलेट अटक जाती है, राउंड अटक जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके कुछ यहाँ पे विशेष कारण लिखे हुए हैं, तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। खाली मैगजीन, देखिए खाली मैगजीन है तो कोई कुछ अटक सकती है, क्योंकि हम बार प्रिगर प्रेस करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। फायरिंग पिन टूट जाना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। गैस की कमी, जो हमारा गैस सिस्टम होता है हर वेपन में, .22 राइफल, इंसास राइफल, SLR में होता है। राइफल की सही सफाई ना होना, बिल्कुल इसका बिल्कुल यहाँ की कुछ खराबी है उसको साफ़ नहीं कराएं। एमुनेशन की खराबी, बिल्कुल ये भी हो सकता है कोई सी बुलेट हो जिसका कोई सा भाग बड़ा हो, जिसकी वजह से उसमें फिट हमने कोई दूसरी गन की बुलेट किसी और में लगा दी, ये भी हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेपन हैंडलिंग, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब आप फायरिंग ले जाएंगे उस वक्त भी आपसे पूछा जा सकता है। चेंबर खाली है कि नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैगजीन खाली है कि नहीं खाली, जब आप सफाई करें वगैरह सेफ्टी होनी चाहिए। हथियार ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये भी किसी ने आपको ख़राब तो नहीं दिया। हथियार का सभी हिस्सा पुर्जा ठीक है, किसी ने टूटा हुआ तो नहीं दिया, आपका नाम आ सकता है उसमें। सेफ्टी केस एस पर है, यानी कि ये जो सेफ्टी लॉक होता है वो कहाँ एस पर रहेगा, तो सेफ्टी लॉक रहेगा, ये सब उसके बाद ही हम क्लीन वगैरह करेंगे, तो इससे हमारे सारे सेफ्टी प्रिकॉशन हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 9 की। 7.62 mm LMG कैन बी डिसमेटल ओपन इन हाउ मेनी पार्ट, बिल्कुल ये 5 पार्ट में ओपन होती। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी LMG होती है 7.62 mm वाली, वो कितने भागों में खुलती है, तो 5 हम नंबर लिख सकते हैं। और प्रश्न कुछ इस तरह से भी आ सकता है जिसमें हमें उसके नाम भी लिखना पड़े। तो देखिए जैसे कि इसमें हमारा क्या नाम आया, पिस्टन ग्रुप, बैरल ग्रुप, बाइपोड ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न पेपर नंबर 3 की। देखिए पेपर नंबर 3 हमारा पूरा NCC से रिलेटेड ऊपर है कि NCC का हेडक्वार्टर का वगैरह इस्टेब्लिश कब हुआ था, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। फिर इन द ब्लैंक सबसे पहला वाला प्रश्न है ADG NCC निदेशालय उत्तर प्रदेश का नाम, मतलब उत्तर प्रदेश के जो
है ना, उसका नाम है। जैसे कि अभी आपका पेपर एमपी का होगा तो एमपी से रिलेटेड आएगा, है ना, हमको पता होना, जैसे ये तो हमारे यूपी वाले का, लेकिन इसमें जो कॉमन क्वेश्चन है वो इस तरह से दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो जो भी होगा वो उसका आप नाम लिखना, मेजर जनरल संजीव जेटली VSM। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें क्या है, एनसीसी की स्थापना सन 1948 में। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये तो शायद आपको सभी जगह सेम रहेगा, आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद जो है एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंपनी में कितने कैडेट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 160 कैडेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडेट्स ऑब्टेनिंग -% to -% मार्क इन बी सर्टिफिकेट एग्जाम आर गिवन बी की रेटिंग कब मिलेगा हमको। देखिए, आपको अभी एग्जाम देना है तो आपको कितने मार्क्स है, कितने परसेंट है, उसकी वजह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अल्फा बीटा गामा जो भी है। तो देखिए बी सर्टिफिकेट में बी है 60 से 75 के बीच में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर बी लाना, आपको अगर ए लाना है तो 75 से ऊपर की कोशिश कीजिए, 80-90 बिल्कुल अच्छे से कीजिए, ड्रिल वगैरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला पेपर है हमारा, द नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें, राष्ट्रीय एकता में विघटन करने वाले 5 तत्वों के नाम लिखिए। जी हाँ बिल्कुल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उन 5 तत्वों के नाम है जो विघन डालते हैं, विघन यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में कई सारी अंदरूनी यानी कि अंदर ही फूटबार नीति, काफ़ी सारी लड़ाई होती रहती है, उन सब के ऊपर है। तो 5 चीज़ें, तो सबसे पहले हम हिंदी एक की जगह इंग्लिश में पढ़ जाते हैं, ठीक है। क्षेत्रीयता की भावना यानी कि रीजनलिज्म, कि ये क्षेत्र में रहता है जम्मू कश्मीर का वगैरह वगैरह जो भी है। भाषावाद, लैंग्वेज की वजह से हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली सब लोग अलग अलग। जातिवाद, देखिए कास्ट का सिस्टम भी काफ़ी चलता है। राजनीतिक दल, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का होता रहता है। विदेशीता तो फॉरेन एंड। आर्थिक असमानता, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस, ये भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है। संप्रदायता, कम्युनलिज्म। ओके, ये सारी चीज़ें इस हिसाब से 5 लिखनी थी, आपको इतनी सारी बताई गई है। ओके, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर, इन विच स्टेट फॉलोइंग इज लोकेटेड, यानी कि किस स्टेट में कौन क्या पहुँचा है, ये हमें बताना है। देखिए, हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड। देखिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, जीके वगैरह सब जगह काम आएंगे। उत्तराखंड। सारनाथ, देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। अमरनाथ की गुफा, JNK, जम्मू कश्मीर। स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, ये तो अमृतसर, आपको सभी को पता होगा, सोने का बना हुआ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। ओके, प्रश्न नंबर 13, राइट द नेम ऑफ 5 एलिमेंट्स हेल्पिंग नेशनल इंटीग्रेशन। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। फीलिंग ऑफ आइडियल सिटीजन, पहला। दूसरा, इंपॉर्टेंट टू नेशनल लैंग्वेज, जी हाँ बिल्कुल, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। नॉलेज अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स, जी हाँ। सोशल इक्वलिटी, प्रोफेशनल टीचिंग, जी हाँ बिल्कुल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। राइट द नेम ऑफ पर्सनैलिटीज हु टुक पार्ट एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, ये तो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन है, सबको पता है, कुछ भी लिख सकते हैं, काफ़ी सारे। भगत सिंह हमारे, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो, और भी कई सारे नाम है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के बारे में। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हम मन से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे आजकल सीखने को मिलता ही है। तो आचरण, बिहेवियर, निर्णायकता, डिसीजन मेकिंग पावर, सहनशीलता, टॉर्चर लेवल, नेतृत्व करना, जी हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप कह सकते हैं, सत्यनिष्ठा, जी हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ, विश्वसनीयता, फेथ, उत्साह, एक्साइटमेंट, ट्रूथ, कितने सच्चेवादी हो, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लीडर बनने के लिए, बहुत बढ़िया। ओके, प्रश्न 16, राइट एनी 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। ओहो, ये तो काफ़ी बच्चों से का क्वेश्चन है, ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट रिलीजन, एक्सप्लोरेशन, एजुकेशनल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिडीम्स, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बढ़िया चीज़ें है। ओके, व्हाट आर द 10 ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। देखो यहाँ पे दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वो है वो अलग है, और यहाँ पे ड्यूटीज़ हमारी क्या है। अब देखिए, ये तो हमारे अधिकार है और ये हमारी क्या ड्यूटीज़ है वो है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि क्या क्या होते हैं, ये सब हमने काफ़ी अच्छे से, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हाँ आप ले लीजिए, थैंक यू। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर है हमारा 18। ओके, राइट द ड्यूटीज ऑफ, ये तो हो गया है ना। नेम द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एंड डिस्क्राइब ईच इन ब्रीफ। ओके,
तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी वैसे ही लंबा हो गया है, तो इसको हम अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। प्रश्न नंबर 18 से शुरू करेंगे, एक रिवाइज हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और इसी तरह से रेगुलर मैं वीडियोस डालता रहूँगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी हो, साथ में मेरी भी प्रिपरेशन हो जाए बी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।